Welcome to TCS class 11th class, chapter 12th, वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। लास्ट लेक्चर के अंदर डिस्कस कर चुके थे डिफरेंट टाइप्स के कीवर्ड्स लाइक क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज। व्हाट इज क्लाइमेट? क्लाइमेट इज ए 30 years statistical data of weather. 30 years statistical data of weather is called climates at a particular place. तो जैसे आपका हरियाणा है, तो हरियाणा का जो वेदर कंडीशन है उसका डाटा 30 इयर्स प्लस डाटा इकट्ठा करेंगे और उसको एनालाइज करेंगे। आफ्टर एनालाइजेशन जो एवरेज निकल के आएगा तो उसको बोलेंगे हरियाणा का जो क्लाइमेट है किस तरीके का है, और वही क्लाइमेट चेंज हो रहा है, उसके चेंज होने के कारण क्या क्या है, कोजेस कौन कौन से हैं कि क्लाइमेट चेंज हो रहा है। एक वेदर होता है, वेदर आपका डे बाय डे जो क्लाइमेट की कंडीशन होती है, एटमॉस्फेयर की कंडीशन होती है। तो एटमॉस्फेयर टॉपिक आप लास्ट क्लासेस में डिस्कस कर चुके हैं, पढ़ चुके हैं, जिसमें आपने देखा था डिफरेंट टाइप्स के डस्ट पार्टिकल्स होते हैं, गैसेज होती हैं। एनवेलोप ऑफ एयर जो सराउंडिंग अर्थ होता है उसको इज कॉल्ड एटमॉस्फेयर। और डिफरेंट टाइप्स की डस्ट पार्टिकल्स गैसेस की एबिलिटी की वजह से ही आपका जो इंसुलेशन है वो डाइवर्ट होता है, डिफ्यूज होता है, वो ट्रांसपेरेंटी डिपेंड करती है एटमॉस्फेयर पे। तो जैसे आज जो क्लाउडी सीजन्स है या फोग है, तो ये डिफरेंट टाइप्स के वाटर इन एटमॉस्फेयर प्रेजेंस देखे थे, उसकी फॉर्म देखे थे आप, तो उसको बोलते हैं वेदर। और वही कंडीशन जब 30 इयर्स का इकट्ठा कर देते हैं उसको बोलते हैं क्लाइमेट्स। तो इसमें क्लाइमेट क्लासिफिकेशंस में 3 टाइप्स के कीवर्ड्स थे कि किसी एक पार्टिकुलर प्लेस का जो हम क्लाइमेट डिसाइड करते हैं। तो क्लाइमेट डिसाइड करने का लिए पहला क्लासिफिकेशन था एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन। एम्पेरिकल क्लासिफिकेशन मींस होता है ऑब्जर्वेशन। आफ्टर ऑब्जर्वेशन यू हैव टू कंक्लूड इन ए स्पेसिफिक पॉइंट, that is called empirical classifications. Empirical classification is based on observed data. Then genetic classification due to cause, like today is fog. तो fog का जो होने का कंडीशन है वो उसके पीछे कोजेस क्या है, तो वो होता है जेनेटिक क्लासिफिकेशन। फिर होता है अप्लाइड क्लासिफिकेशंस। अप्लाइड क्लासिफिकेशंस वो होता है जिसमें एक स्पेसिफिक पर्पस के लिए आप एक क्लाइमेट को स्टडी करना शुरू कर देते हैं कि भाई जो है किसी लोकेशंस पे आप जैसे आप कोई फैक्ट्री एस्टेब्लिश करना चाहते हैं हिमालय की तरफ, तो हिमालय उत्तराखंड के अंदर जब आप देखते हैं तो वहां की क्लाइमेट कंडीशंस को स्टैटिक्स तरीके से स्टडी करेंगे, तो होता है आपका अप्लाइड। तो यहाँ पर हम जो कोपन स्कीम क्लासिफिकेशन डिस्कस कर रहे थे, तो कोपन स्कीम क्लासिफिकेशन जो बेस थी वो आपका ऑब्जर्व्ड पे बेस था, एम्पिरिकल क्लासिफिकेशन था। और उन्होंने जो क्लाइमेट को क्लासिफाई किया वो कैपिटल लेटर्स के थ्रू क्लासिफाई किया था। तो जो कैपिटल लेटर्स ए अल्फाबेट था हमारा, बी सी डी ई और एच। तो इसमें जब हमने क्लासिफिकेशन देखा तो ट्रॉपिकल रीजन्स को ए शो करता है, और फिर उसके बाद वार्म टेम्परेचर, फिर कोल्ड, और फिर उसके बाद कोल्ड क्लाइमेट्स। तो जब आप ट्रॉपिकल रीजन में देखते हैं, ट्रॉपिकल रीजन में ए, और टूवर्ड्स पोल चलेंगे तो टूवर्ड्स पोल आपको क्लासिफिकेशन देखने को मिलेगा बी सी डी ई। तो बी यहाँ पर जो है वो टेम्परेचर के अकॉर्डिंग नहीं है, बाकी जो आपका एक्सेप्ट बी, ए सी डी ई क्लासिफाइड अकॉर्डिंग टू टेम्परेचर। और एच मीन्स होता है हाई। तो हाइट, ड्यू टू हाइट जो क्लाइमेट कंडीशन होती है ड्यू टू हाइट्स या एलिवेशंस की वजह से, तो उसको एच से डिनोट करते हैं, एच मीन हाईलैंड्स। फिर उसके बाद जो स्मॉल लेटर्स में डिस्कस कर चुके थे हम क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स, तो जिसमें ट्रॉपिकल क्लाइमेट्स क्लासिफिकेशन कर चुके थे। तो ए ट्रॉपिकल्स के अंदर जो आप देखेंगे, ए क्लाइमेट कंडीशंस को 3 कैटेगरी में डिवाइड किया गया। जैसे ए मींस ये रीजन है आपका ट्रॉपिकल, और इस ट्रॉपिकल रीजन में कहीं पे मॉनसून होता है, कहीं पे ड्राई सीजन होता है। तो ट्रॉपिकल रीजन का सब डिवीजन किया गया है, 3 कैटेगराइजेशन किया गया है। ए ट्रॉपिकल जो ह्यूमिड क्लाइमेट्स होता है, और वो 3 कैटेगराइजेशन किया गया है, कैपिटल लेटर्स में उसको डिनोट किया गया है। तो जो लेटर्स हैं वो आपके
तो यहाँ पर शो हो रहे हैं, जैसे ट्रॉपिकल रीजन की जब हम बात करते हैं क्या होता है, ट्रॉपिकल वेट, एएफ। एएफ मींस क्या होता है, एफ मींस फॉरेस्ट ले लेंगे भाई, तो फॉरेस्ट, मैक्सिमम फॉरेस्ट वहां देखने को मिलता है जहां रेनफॉल मैक्सिमम होता है। ओके, तो नो ड्राई सीजन, यहाँ कोई ड्राई सीजन नहीं होता है। फिर एएम, एएम मींस क्या होता है, मॉनसूनल, सो ड्राई सीजन। तो मॉनसून होता है, मॉनसून की वजह से वहां बरसात होती है, तो वहां पर डिसिड्यूस फॉरेस्ट देखने को मिलेंगे आपको। तो एएम मींस, एम मींस क्या कर लेंगे आप, मॉनसून से कलेक्ट कर लेंगे। है कौन सा, ट्रॉपिकल ही है, मतलब रीजन कौन सा पढ़ रहे हैं, ट्रॉपिकल रीजन ही पढ़ रहे हैं, इस रीजन के अंदर जो क्लाइमेट पाया जाता है। फिर है एडब्ल्यू, विंटर ड्राई सीजन। जब स्मॉल लेटर्स को यूज करेंगे, एस मींस जो होता है समर मिलेगा, और डब्ल्यू मींस विंटर मिलेगा, और मिलेंगे क्या, ड्राई। तो यहाँ डब्ल्यू है, तो डब्ल्यू मींस विंटर ड्राई सीजन, तो विंटर यहाँ ड्राई सीजन रहेगा विंटर में। फिर आता है बी क्लाइमेट्स, तो बी क्लाइमेट्स, डी क्लाइमेट्स जो है, बी क्लाइमेट इज ए ड्राई क्लाइमेट, और ये जो होता है आपका ट्रॉपिकल से थोड़ा सा टूवर्ड्स पोल, तो ये वाला रीजन और ये वाला नॉर्थ हेमिस्फीयर में, साउथ हेमिस्फीयर में, यहाँ पर जो क्लाइमेट पाया जाएगा। तो यहाँ पर इसको डिवाइड किया गया है टू टाइप से। टू टाइप से कैसे, एक है सब ट्रॉपिकल स्टेपीज, एक है सब ट्रॉपिकल डिजर्ट। तो मतलब इस रीजन में आपके काफी सारे जो है फॉरेस्ट लैंड, जो ग्रास लैंड मिलते हैं, या आपका जो डिजर्ट एरिया मिलता है। फिर उसके बाद इससे थोड़ा सा ऊपर जाने पे, इंक्रीज होने पे थोड़ा सा, तो यहाँ पर आता है, तो इसको टू कैटेगरी में डिवाइड किया गया है, जो बी क्लाइमेट्स को टू कैटेगरी में डिवीजन किया गया है इसका। तो ये मिड लैटिट्यूड्स होंगे, मिड लैटिट्यूड्स, और ये जो वायलेट कलर है ये लो लैटिट्यूड्स होंगे। तो मिड लैटिट्यूड्स में आपका ये मिलेंगे। तो मिड लैटिट्यूड्स सेमी एरिड और ड्राई, मिड लैटिट्यूड्स जो एरिड और ड्राई सीजन देखने को मिलेगा, जिसको बी एस के और इसको बी डब्ल्यू के में डिनोट करेंगे। और जो आपका वॉयलेट कलर में शो हो रहा है वो आपका बी एस एच और बी डब्ल्यू एच। तो बी एस एच मीन्स क्या होता है, लो लैटिट्यूड सेमी एरिड, तो एस मीन्स क्या है, सेमी एरिड है, और डब्ल्यू मीन्स क्या है, एरिड है या ड्राई है। ओके, और बी मीन्स क्या है भाई, बी वाला तो लोकेशन है आपका, जो आफ्टर ट्रॉपिकल के बाद कौन आता है, सब ट्रॉपिकल रीजन है। एस मीन्स क्या शो कर रहा है, और एच मीन्स जो है उसका जो है ड्राई एरिया शो कर रहा है, तो सेमी है या फुल ड्राई है। ओके, फिर उसके बाद आता है आपका सी जो है वार्म। सी जो है वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड्स क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं, तो ये आपका ट्रॉपिकल रीजन में जब हम बात करते हैं तो ट्रॉपिकल आ गया, फिर उसके बाद सब ट्रॉपिकल भी हो गया। अब सब ट्रॉपिकल से थोड़ा सा टुवर्ड्स पोल जो क्लाइमेट देखने को मिलेगा, ये वाला क्लाइमेट देखने को मिलेगा। अब इसको फर्दर थ्री कैटेगराइजेशन किया गया है इसका। तो सबसे पहले आएगा सी एफ ए, नो ड्राई सीजन, वार्म समर। तो ड्राई सीजन नहीं होता है, वार्म समर होती है यहाँ पे। और जो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल बोलेंगे इस रीजन को, तो सी एफ ए। फिर आता है मेडिटेरियन, तो मेडिटेरियन में सी एस, तो ड्राई हॉट समर। एस मीन्स क्या बताया था मैंने, सीजन यूज होगा समर, और डब्ल्यू मीन्स क्या होगा, विंटर। ओके, तो ड्राई हॉट समर होंगे यहाँ पर। फिर इसके बाद आता है मैरिन वेस्ट कोस्ट, तो जो कॉन्टिनेंट्स होते हैं यहाँ पर उनकी वेस्टर्न कोस्ट जो होगा वो किसी ना किसी बात करते हैं, तो ह्यूमिड सब ट्रॉपिकल, सी एफ ए, कैपिटल लेटर सी, स्मॉल लेटर एफ एंड ए। नो ड्राई सीजन, वार्म समर्स लोकेशन होगी यहाँ पे, वार जो समर्स होंगी वो वार्म होंगी, और कोई भी आपका यहाँ पे ड्राई सीजन नहीं होगा। फिर मेडिट सी एस मीन्स क्या होता है, मेडिटेरियन, तो ड्राई हॉट समर्स जो है यहाँ देखने को मिलेगा। फिर आता है मैरीन वेस्ट कोस्ट, तो मैरीन वेस्ट कोस्ट में जो कॉन्टिनेंट का वेस्टर्न पार्ट होगा, तो वहां का जो क्लाइमेट्स देखने को मिलेगा वो सी एफ बी,
जो है लेटर्स में शो होगा। और CFB मींस क्या होता है, C कैपिटल लेटर्स है, F स्मॉल और BB स्मॉल है। आपका नो ड्राई सीजन होगा, C मींस तो नो ड्राई सीजन हो गया। और जो वार्म एंड कूल समर्स होंगे, वार्म एंड कूल समर्स बोथ मिलेंगे आपको, वार्म भी मिलेंगे और कूल भी मिलेंगे। फिर डी कोल्ड स्नो फॉरेस्ट क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं तो ये आपके 2 टाइप्स के होंगे, DF DW। तो DF DW ह्यूमिड कॉन्टिनेंटल DF मींस नो ड्राई सीजन, सेवरी विंटर्स देखने को मिलेगा यहाँ पे। और जो सबार्टिक जो लोकेशंस होगी वो DWs में शो होगी। विंटर ड्राई एंड वेरी सेवरेज यहाँ का सीजन होगा। फिर आता है आपका ई कोल्ड क्लाइमेट्स। ई कोल्ड क्लाइमेट्स मींस बिल्कुल पोलर रीजन वाला। तो पोलर रीजन पे क्लाइमेट्स कैसा देखने को मिलेगा, इसको जो कैटेगराइज किया गया, 2 सब डिवीजन किए गए 2 टाइप्स के, जैसे टुंड्रा और पोलर आइस कैप। तो टुंड्रा मींस, टुंड्रा से यहाँ पे से आप जो है कैपिटल T अडॉप्ट कर लेंगे यहाँ से, तो ET बन गया, नो ड्रू समर्स। तो यहाँ पर कोई जो है कोई समर्स सीजन देखने को नहीं मिलता है। और जो पोलर आइस कैप EF, तो पेरिनियल आइस यहाँ पर देखने को मिलेगी। फिर आता है H। H मीन्स आता है हाईलैंड। सो H मीन्स हाईलैंड और H डिनोट करता है हाईलैंड्स विद स्नो कवर। तो ये जो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं, तो ट्रॉपिकल ह्यूमिड क्लाइमेट्स एग्जिस्ट करता है आपका ट्रॉपिकल रीजन में। यहाँ पे ICTZ बोलते हैं इसको, इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन बोलते हैं, ITCZ भी बोलते हैं। जो 10 डिग्री नॉर्थ और 10 डिग्री साउथ लैटिट्यूड्स रीजन इज कॉल्ड इंटर ट्रॉपिकल कन्वर्जेंस जोन प्रेजेंस होता है। और इसको 2 कैटेगराइजेशन किया गया है, ये जो 3 कैटेगराइजेशन क्या किया गया है, AF AM AW। फिर आता है जो आपका ट्रॉपिकल मानसून। इसके बाद जो सेकंड था आपका ड्राई क्लाइमेट्स। तो ड्राई क्लाइमेट्स जो सीजन है वो ट्रॉपिकल के बाद ये वाला रीजन है सब ट्रॉपिकल। तो ये B क्लाइमेट्स शो करेगा, जिसको फर्दर सब डिवाइड किया गया था। लैटिट्यूड्स जो शो हो रहे हैं आपको, वो लैटिट्यूड्स 15 to 16 जो नॉर्थ साउथ दो बोथ डायरेक्शंस में देखने को मिलेंगे आपको। तो ड्राई क्लाइमेट्स B होता है। फिर आता है सी क्लाइमेट्स। तो सी क्लाइमेट्स को डिस्कस करते हैं। वार्म टेम्परेचर मिड लैटिट्यूड्स क्लाइमेट सी। Warm temperature mid latitudes climate extend from 30 to 50 latitude of latitudes, mainly on the eastern and western margin of continents. These climates generally have warm summer with mild winter. They are grouped into 4 types: humid subtropical, dry in winter and hot in summer. और फिर आपका जो है CWA मीन्स जो आपका, फिर उसके बाद मेडिटेरियन CS, humid subtropical, no dry season and mild winter CFA। और 4th है मैरीन वेस्ट कोस्ट क्लाइमेट्स, अभी डिस्कस किए थे। तो ये सी क्लाइमेट्स की क्लासिफिकेशंस हैं। फिर उसके बाद जो है ह्यूमिड सबट्रॉपिकल्स की क्लासिफिकेशंस, CS लोकेशंस हो गया। और उसके बाद after that cold snow forest climates is D climate. Cold snow forest climates occur in the large continental area in the northern hemisphere between 40 to 70 north latitudes in Europe, Asia and North America. Cold snow forest climates are divided into 2 types: DF cold climates with humid winters and DW cold climates with dry winter. ओके, तो यहाँ पर आपको ह्यूमिड विंटर और ड्राई विंटर्स को शो करना है DF। तो DF मींस मैंने क्या बताया था, फॉरेस्ट। फॉरेस्ट कहाँ होंगे, जहाँ पर रेनफॉल ज्यादा होगा तो वाटर की अवेलेबिलिटी होगी। तो F
मीन्स क्या होगा, यहाँ पर आपको ह्यूमिड विंटर्स देखने को मिलेंगे। फिर उसके बाद जो ई क्लाइमेट्स की जब हम बात करते हैं, पोलर क्लाइमेट्स, तो ई क्लाइमेट्स इज आल्सो कॉल्ड पोलर क्लाइमेट्स। पोलर क्लाइमेट्स exist polewards between 70 latitudes. Polar climates consist of two types. So two types means tundra and ice cap, EF and ET. Tundra climates, ET, the tundra climate ET is so called after the types of vegetations like low growing mosses, lynches and flowering plants. This is the region of permafrost where the subsoil is permanently frozen. The short growing season and water logging support only low growing plants. During summer and tundra region have very long duration of the daylight. तो जब पोलर रीजन में जाके देखोगे आप, तो पोलर रीजन्स की जो सनलाइट्स है, जो सन की लाइट्स का जो डायरेक्शंस है, वो डायरेक्शन बिल्कुल टिल्टेड फॉर्म में होंगी। और वहां पर आप देखते हैं 6 मंथ जो डे रहता है, तो 6 मंथ क्या रहता है, नाइट रहती है। तो लाइट्स की जो इंसुलेशन की प्रेजेंस बहुत लो होती है, बिल्कुल कोल्ड सीजन देखने को मिलेंगे आपको पोलर रीजन्स में। और फिर आता है आइस कैप। तो आइस कैप्स, द आइस कैप क्लाइमेट occur our interior Greenlands and Antarctica. Greenland, interior Greenland and Antarctica. Even in summer, the temperature is below freezing point. This area receive very little precipitations. The snow and ice get accumulated, and the more mounting pressure cause the deformation of the ice sheets, and they breaks. They move as icebergs that float in the Arctic and Antarctica waters. Plateau stations, Antarctica 79 South portray this climates. तो अंटार्कटिका के जो 79 लैटिट्यूड्स क्रॉस करता है, वो एक इस क्लाइमेट्स को शो करता है। और जो ग्रीनलैंड, तो ग्रीनलैंड एक आइलैंड है, लार्जेस्ट आइलैंड है नॉर्थ अमेरिका कॉन्टिनेंट्स के अंदर। तो वहां का जो क्लाइमेट्स है, तो एक आइस कैप्स क्लाइमेट्स शो करता है वहां पर। फिर आता है आपका हाई क्लाइमेट्स। तो हाई क्लाइमेट्स को शो किया गया है H कैपिटल लेटर्स द्वारा। Sorry. Highland climates are governed by topography. In high mountain, large change in mean temperature occur. Our short distance, precipitation types and intensity also vary subtly across highlands. There is vertical zonation of layering of climate type with elevation in the mountain environments. जो हाईलैंड्स क्लाइमेट्स होता है, वो टोपोग्राफिक हाई माउंटेन्स पे देखने को मिलता है। जैसे ही एल्टीट्यूड एरिया जो होगा, तो वहां पर जो क्लाइमेट्स एच क्लाइमेट्स देखने को मिलेगा। और यहाँ वर्टिकली आप जैसे जैसे देखोगे, तो यहाँ के क्लाइमेट्स में, यहाँ क्लाइमेट्स में आपको वेरिएशंस देखने को मिलेंगे। तो क्लाइमेट्स टाइप्स विद एलिवेशन इन माउंटेन एनवायरनमेंट। Now the topic is climate change. What is climate change? The earlier chapters on climate summarized our understanding of climate as it prevails now. The type of climate we experience now might be prevailing over the last 10,000 years with minor and occasionally wide fluctuations. The planet Earth has witnessed many variations in climate since the beginning. Geological records show alteration of glacial and interglacial periods. The geomorphology feature, especially in high altitudes and high latitudes, exhibits a trace of advance and retreats of glaciers. The sediment deposit in glacial lakes also reveal the occurrence of warm and cold periods. The ring in the trees provides clue about wet and dry periods. Historically, records describe the vagaries in climate. All these evidence indicate that change in climate is a natural and continuous process.
India also witness alternate wet and dry periods. Archaeological findings show that the Rajasthan desert experienced wet and cool climate around 8000 BC. BC means क्या होता है भाई? Before Christ. BC means before Christ. जो हमारा कैलेंडर चल रहा है वो जो क्राइस्ट का जो बर्थडे मनाते हैं ईसा मसीह जो बोलते हैं क्राइस्ट, तो क्राइस्ट का जो बर्थडे से लेकर अब तक जो 2022 इयर्स हो चुके हैं, तो इससे जो ये क्राइस्ट इसको बोलते हैं, अभी जो टाइम है एडी एनो डोमिनी, तो ये जो टाइम चल रहा है एनो डोमिनी चल रहा है। इससे पीछे वाला जो टाइम है उसको बोलते हैं बीसी। बीसी मींस बिफोर क्राइस्ट। तो क्राइस्ट के बर्थडे से पीछे, और ये कब की बात कर रहा है? ये जो है आपका 8000 BC। तो 8000 इयर्स को प्लस कर देंगे, ये वाला टाइम पीरियड यहां तक ये कैलकुलेट होगा ना टाइम पीरियड, तो ये है 8000 नियर और ये है 2000, क्योंकि 2022 आ गया है तो एवरेज ले लेते हैं, तो फिर यहाँ पर प्लस करेंगे तो 10,000 ईयर बिफोर का जो एक टाइम था 8000 BC, the period 3000 to 1700 BC had high rainfall। उस टाइम पे आपको मैक्सिमम जो हाई रेनफॉल देखने को मिल रहा है सॉरी, from about 2000 to 1700 BC this region was the center of the Harappa civilizations। तो 2000 BC to 1700 BC is the tenure of Indus civilization, is the tenure of Indus civilization, or Harappa civilizations। Dry conditions accentuated since then। In the geological past, the earth was warm some 500-300 million years ago through the Cambrian, Ordovician and Silurian periods। तो ये जो geological periods की जब हम बात कर रहे हैं तो जिसमें कैम्ब्रियन और जो आपका ऑर्डोविशियंस और सिल्यूरियन पीरियड्स की जो बात कर रहे हैं, ड्यूरिंग द प्लेस्टोसिन glacial and interglacial period occurred। The last major peak glacial period was about 18,000 years ago। The present interglacial period started 10,000 years ago। तो जो interglacial periods की जो starting होती है वो 10,000 years ago starting होती है। तो तब से लेके जो क्लाइमेट्स है, पहले वार्म क्लाइमेट्स था, फिर कोल्ड होते होते फिर आइस आने लग गई। तो क्लाइमेट इन रिसेंट पास्ट, तो क्लाइमेट्स अभी जो रिसेंटली जो कंडीशंस है वो क्या है? Variability in climates occurs all the time। The 1990s decades of the last century witnessed extreme weather events। The 1990 recorded the warmest temperature of the century and some of the worst floods around the world। The worst disadvantage drought in the Sahel region south of Sahara Desert from 1967 to 1977 is one such variability। During the 1930s, severe drought occurred in southwestern Great Plain of the United States, described as the Dust Bowls। Historical records of the crop yield or in crop failure of floods and migrations of people tell about the effect of changing climates। तो एक डिफरेंट लोकेशंस पे जब ड्रोट या फेमिनी आ जाता है, तो ड्रोट फेमिनी आने से वहां पर जो क्रॉप है बिल्कुल नहीं बनता है, तो क्रॉप नहीं होगा तो फूड्स अवेलेबल नहीं होगा, तो वहां के जो लोगों को पलायन करना पड़ेगा, तो माइग्रेशन स्टार्ट हो जाएगा। तो एक लोकेशंस जहां पर काफी टाइम पहले फर्टिल लैंड होता था तो एक पॉपुलेशन डिवेल करता था, लेकिन जैसे ड्यू टू ड्रोट फेमिनी उसको यहाँ से डाइवर्ट होना पड़ गया, माइग्रेट होना पड़ गया। तो ये किसके एग्जाम्पल हैं? ये कि ड्यू टू रीजन क्या है इसके पीछे? तो जो रीजन्स हैं वो आपका क्लाइमेट चेंज इसके पीछे एक रीजन है। When the Vikings settled in Greenland, Europe witnessed a little ice age from 1552 about 1850 का एक टाइम टेन्योर है। कब से कब तक का है? 15
50 to 1850 एक टेन्योर है, लिटिल आइस एज ग्रुप है, जो एक टाइम पीरियड है यूरोप में, वो जो फ्रॉम अबाउट 1885 टू 1940 वर्ल्ड टेम्परेचर सोड एन अपवर्ड्स ट्रेंड। आफ्टर 1940 द रेट ऑफ इंक्रीज इन टेम्परेचर स्लो डाउन। तो एक 1885 से लेकर 90 तक एक टाइम पीरियड था जिसमें एवरेज टेम्परेचर क्या हो रहा था, इंक्रीज हो रहा था, और फिर बाद में वो टेम्परेचर क्या हो गया, फॉल हो गया। तो जो आपकी अर्थ सरफेस पे जब हम देखते हैं, तो जैसे ही इनिशियल स्टेज हुआ था अर्थ का, तो एक बहुत ज्यादा 8000 जो था डिग्री टेम्परेचर था आपके अर्थ का। तो जो प्रेसिपिटेशन होता था, प्रेसिपिटेशन जब होता था तो इतना ज्यादा हाई टेम्परेचर होता था, प्रेसिपिटेशन जो है इवेपोरेट हो जाता था एटमॉस्फेयर के अंदर ही, एटमॉस्फेयर में इवेपोरेट होकर फिर दोबारा से क्लाउड फॉर्मेशन करता था। तो अर्थ के सरफेस पे आता ही नहीं था, तो धीरे धीरे जो प्रेसिपिटेशन अर्थ पे आने लगा तो कूल डाउन होने लग गई, तो आपका जो अर्थ है वो कूल डाउन होके आज जो हम देखते हैं टेम्परेचर, नॉर्मल टेम्परेचर 15 डिग्री सेल्सियस बना हुआ है, एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर है। लेकिन ये एवरेज टेम्परेचर धीरे धीरे क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो ये एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होने का रीजन क्या है कि एवरेज टेम्परेचर 15 से 17 की तरफ जा रहा है, जिसको हम ग्लोबल वार्मिंग बोल देते हैं। तो ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग? तो इंक्रीज ऑफ एवरेज टेम्परेचर ऑफ द एटमॉस्फेयर ऑफ अर्थ इज कॉल्ड ग्लोबल वार्मिंग। और ड्यू टू ग्लोबल वार्मिंग एंड जो वेरिएशंस इन सीजन्स वी हैव सीन एट द अर्थ। Cause of climate change. The cause for climate change are many. They can be grouped into astronomical and terrestrial cause. The astronomical cause are the change in the solar output associated with sunspot activities. Sunspots are dark and cooler patches on the sun, which increase and decrease in a cyclical manner. According to some meteorologists, when the number of sunspots increase, cooler and wetter weather and greater storminess occur. A decrease in sunspots number is associated with the warm and dry conditions. Yet, these findings are not statistically significant. And another astronomical theory is जो एक एस्ट्रोनॉमिकल जो थ्योरीज थी वो एक्सप्लेन करती है, क्या करती है, जो नेम है वो नेम है मिलेंकोविच oscillations, which infer cycles in the variations in the Earth's orbital characteristics around the Sun. The wobbling of the Earth and the change in the Earth's axis, जो है axial tilt, all these alter the amount of insolation received from the Sun, which is in turn might have a bearing on the climates. तो जो क्लाइमेट्स की कंडीशंस है, जैसे अर्थ आपका सर जो अर्थ पे सन से जो का जो इंसुलेशंस होता है, सनलाइट्स को इंसुलेशंस बोलते हैं। जब सन एनर्जी का जो है अर्थ एटमॉस्फेयर को इंटरसेक्ट करते हुए, जो सन एनर्जी इंटरसेक्ट करते हुए अर्थ के सरफेस पे पहुंचती है तो उसको इंसुलेशंस कहते हैं। और ये इंसुलेशंस जो आता है क्वांटिटी ऑफ एनर्जी फ्रॉम सन जो होता है, तो सन्स के पे डिफरेंट टाइप्स के जो सन स्पॉटेड होते हैं तो वो वेरिएशंस क्रिएट कर देते हैं कि इंसुलेशंस की जो क्वांटिटी क्या रहेगा, कितना क्वांटिटी में वो जा पाएगा, तो वो सन स्पॉटेड देखने को मिलेंगे। और उसी से जब इंसुलेशंस सॉरी जो वेरिएशंस आएगा तो वो वेरिएशंस ही आपके सरफेस पे क्या देखने को मिलेगा, क्लाइमेट्स की चेंजेस देखने को मिलेंगे। Second, volcanism तो is considered as another cause for climate change. Volcanic eruption throws up lots of aerosols into the atmosphere. These aerosols remain in the atmosphere for a considerable periods of the time, reducing the sun's radiations reaching the Earth's surface. After the recent Pinatubo and Elciono volcanic eruption, the average temperature of the Earth fell to some extent for some years. The most important anthropogenic effect on the climate is the increase trend in the concentrations of greenhouse gases in the atmosphere, which is likely to cause global warming. तो जो एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी मींस क्या होता है, जो ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से जो कुछ चेंजेस आए हैं, तो ह्यूमन एक्टिविटी की वजह से जो चेंजेस आए उसको बोलते हैं एंथ्रोपोजेनिक इफेक्ट्स। तो उसमें जो रीजन है ग्रीन हाउस गैसेज, तो ग्रीन हाउस गैसेज जो है ह्यूमन की एक्टिविटी की वजह से ग्रीन हाउस गैसेज इंक्रीज हो रही हैं, और वो ग्रीन हाउस गैसेज जो इंक्रीज हो रही हैं तो उसके इंक्रीज होने की वजह से इंसोलेशंस की क्वांटिटी
जो है वो बढ़ रही है, जो टेरेस्ट्रियल रेडिएशन होता है तो वो रेडिएशन बढ़ रहा है, जिससे एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज हो रहा है। तो ये ग्लोबल वार्मिंग के लिए एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी होता है। तो डिफरेंट डिफरेंट लोकेशन पे जब वोल्केनो इरप्शन होते हैं, तो जब वोल्केनोज निकलेंगे तो उनके अंदर से हीट निकलती है, मेल्टेड जो है लावा निकलता है, तो उस रीजन के अंदर क्या करता है, टेम्परेचर को इंक्रीज कर देता है। तो वो टेम्परेचर इंक्रीज, वो भी क्या ग्लोबल वार्मिंग में एक जो, या हम कह सकते हैं क्लाइमेट चेंज में एक वोल्केनिक एक्टिविटी भी इम्पोर्टेंस रखती है। Now the point we will discuss about global warming. What is global warming? Due to the presence of greenhouse gases, the atmosphere is behaving like a greenhouse. The atmosphere also transmits the incoming solar radiation but absorbs the vast majority of long wave radiations emitted upwards by the Earth's surface. The gases that absorb long waves radiation are called greenhouse gases, and process that warm the atmosphere are often collectively referred as the greenhouse effects. तो जैसे आप सरफेस पे, अर्थ के सरफेस पे जब आप देख रहे थे, तो एटमॉस्फियर्स जो एक एनवेलप ऑफ एयर सराउंडिंग अर्थ इज कॉल्ड एटमॉस्फियर्स। तो ये एटमॉस्फियर्स होता है जिसमें डिफरेंट टाइप्स की गैसें होती हैं। अब जो इंसुलेशन जाएगा सन से, जो इंसुलेशन आता है वो शॉर्ट वेव में आता है, उस डिफरेंट गैसेस को क्रॉस करते हुए सरफेस पे पहुंचता है, और जैसे ही सरफेस पे पहुंचने पे ये डाइवर्ट होता है तो ये लॉन्ग वेव में कन्वर्ट हो जाता है, और इस तरीके से ये एस्केप हो जाता है एटमॉस्फेयर से, और कुछ क्वांटिटी के अंदर क्या होता है, एटमॉस्फेयर में ही प्रेजेंट हो जाता है। तो जो ग्रीन हाउस गैसें हैं, तो जो ग्रीन हाउस गैसें, यहाँ पे अभी हमने अर्थ का सरफेस बनाया था और उसके ऊपर फिर हमने एटमॉस्फेयर क्रिएट किया था, और एटमॉस्फेयर में फिर इंसुलेशन, जो सन इंसुलेशन जो था वो शॉर्ट वेव में आ रहा था, और फिर जो लॉन्ग रेडिएशन है वो कन्वर्ट होके शॉर्ट वेव में जा रहा था। तो सन रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ शॉर्ट वेव, तो सन रेडिएशन शॉर्ट फॉर्म में होगा, लैंड रेडिएशन इन द फॉर्म ऑफ लॉन्ग वेव। तो जो ग्रीन हाउस गैसें होती हैं, तो ग्रीन हाउस गैसें एटमॉस्फेयर के अंदर प्रेजेंट होती हैं। वो ग्रीन हाउस गैसें शॉर्ट वेव ट्रेंस, जो शॉर्ट वेव रेडिएशन होता है, तो शॉर्ट वेव रेडिएशन के लिए कोई रुकावट पैदा नहीं करती है, कोई जो ट्रांसपेरेंसी होती है बिल्कुल, लेकिन लॉन्ग वेव के लिए ट्रांसपेरेंसी नहीं होती है। अगर आपके एटमॉस्फेयर में ग्रीन हाउस गैसें की क्वांटिटी मैक्सिमम हो जाती है, तो जो ये रेडिएशंस, जो लैंड रेडिएशंस है, वो लैंड रेडिएशंस एस्केप नहीं होगा, वो एटमॉस्फेयर के अंदर ही प्रेजेंट हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर के अंदर वो प्रेजेंट रहेगा, तो यहाँ का नॉर्मल टेम्परेचर क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर के नॉर्मल टेम्परेचर का इंक्रीज होना ड्यू टू ग्रीन हाउस गैसेस। और ग्रीन हाउस गैसेस क्या है, शॉर्ट रेडिएशंस के लिए क्या है, ट्रांसपेरेंट है, लेकिन लॉन्ग रेडिएशंस के लिए ओपेक क्यों है। तो इसीलिए आपके टेम्परेचर का जो है एवरेज टेम्परेचर इंक्रीज होना ही क्या कहलाता है, ग्रीन हाउस। तो ये जो डिफरेंट डिफरेंट गैसेज होती हैं, इन्हीं को बोलते हैं ग्रीन हाउस। द टर्म ग्रीन The term greenhouse is derived from the analogy to the greenhouse used in the cold area for preserving heat. तो कोल्ड एरिया में हीट को प्रिजर्व करने के लिए किया जाता है। ग्रीन हाउस इज मेड अप ऑफ ए ग्लास। तो ग्लास के ग्रीन हाउस बनाए जाते हैं जिसमें टेम्परेचर आता है, तो उस टेम्परेचर को अब्जॉर्व कर लिया जाता है उसी के अंदर। ठीक है, तो यहाँ तक जो हम डिस्कस कर चुके हैं अभी अपने जो चैप्टर था हमारा, डिस्कस कर चुके हैं कीवर्ड्स ग्लोबल वार्मिंग, व्हाट इज ग्लोबल वार्मिंग। ग्लोबल वार्मिंग को अच्छे से पढ़ेंगे, ग्रीन हाउस गैसें कौन कौन सी हैं जिसकी वजह से ग्लोबल वार्मिंग होता है, फिर जो क्लाइमेट के कोजेस कौन कौन से हैं, एक अर्थ के ड्यू टू जो अर्थ का फॉर्मेशन आया है, जियोलॉजिकल पीरियड आए हैं, तो पीरियड्स में टेम्परेचर वेरिएशन होता आया है, फिर वोल्केनिक एक्टिविटी और फिर एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटी से हम क्लाइमेट को चेंज को देखे हैं। फिर हमने क्लासिफिकेशन ऑफ क्लाइमेट्स किया था, कोपन क्लासिफिकेशन पढ़ रहे थे। तो कोपन क्लासिफिकेशन जो मेजर क्लासिफिकेशन था कि जो ए बी सी डी ई और एच, ये मेजर क्लासिफिकेशन था। फिर इसको स्मॉल लेटर्स में क्लासिफाई किया था, और ये जो आपका टॉपिक था आपका भी चैप्टर 12 वर्ल्ड क्लाइमेट एंड क्लाइमेट चेंज डिस्कस कर चुके हैं। नाउ द टॉपिक इज आवर। थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, हैव ए नाइस डे, स्टे होम, स्टे सेफ एंड स्टडी विद सुरेंद्र।